नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरा दिन है जब मजबूती के साथ बाजार में शुरुआत देखने को मिली और बाजार उन गेंस को होल्ड करने में भी कामयाब है। जी हां, एक बार बीच में जरूर थोड़ा सा ब्लिप देखने को मिला था, थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी हुई बाजार में, लेकिन लो लेवल से फिर से बाजार में खरीदारी देखने को मिली। अब बाजार में होप इस तरह की है, उम्मीद इस तरह की है कि क्या ये बजट से पहले की रैली की शुरुआत हो चुकी है और क्या ये रैली बजट तक जारी रहेगी, बजट में किस तरह के ऐलान होंगे, क्या इस रैली को वो सपोर्ट कर पाएंगे ऐलान, ये बहुत बड़ा फोकस है जो कि हर कोई जानना चाहता है। चलिए इसी के ऊपर फोकस भी करते हैं और समझते हैं कि अब बाजार में यहाँ से जो 2 दिन की तेजी है उसको कैसे बनाना चाहिए, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, आईपीओ मार्केट में किस तरह की हलचल है, कहाँ आपको ध्यान देना चाहिए। आज जो लिस्टिंग हुई है उसके ऊपर भी आपको राय दिलाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब किन शेयरों में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें और आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी, जो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो भी चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। तो आज तो सर बाजार में हर्षोल्लास का माहौल है। दूसरे दिन लगातार हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिल रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट में आज हमने 23,000 का जो लेवल है वो पार किया है और उसके ऊपर हम सस्टेन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी आप देखें तो 23,100 का लेवल मेरी स्क्रीन पे मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि दिन के दौरान हमने 23,168 तक की जो चाल है वो भी निफ्टी में बनती हुई देखी है। तो 2 दिन में ये जो रैली आई है, बावजूद इसके कि एफआईज लगातार अभी भी बिकवाली ही कर रहे हैं। जनवरी का नंबर हम देखें तो 71,000 करोड़ रुपए का है कैश सेगमेंट में। उसके बावजूद ये जो 2 दिन की रैली है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये केवल मंथली एक्सपायरी जो कल होने वाली है उससे पहले का मूव है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, या फिर इसमें कोई खरीदारी का भी तार जुड़ा हुआ है? देखिए, एफआईआई एक्सट्रीमली शॉर्ट है, इसलिए परसों जब ब्रेकडाउन आया था निफ्टी पे, तभी मैं कंफर्टेबल नहीं था इस ब्रेकडाउन के साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट किया था और मैं बार बार ये कह रहा था कि बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिसका पहला टारगेट 48,600 के आसपास रहेगा। जो कल के सेशन में ना सिर्फ टेस्ट हुआ बल्कि हम उसके ऊपर जाके क्लोज किए हैं। तो यहाँ से जो टारगेट खुलता है वो 49,600 का खुल रहा है बैंक निफ्टी पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अभी भी आउट ऑफ वुड्स नहीं है। कल के हाई के ऊपर ना निफ्टी सस्टेन कर पा रहा है ना बैंक निफ्टी ने तो टच भी नहीं किया है। निफ्टी उसके ऊपर जाके फिलहाल फेलियर रेट दिखा रहा है, लेकिन अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर हम इसके ऊपर आके सस्टेन करने लगते हैं, मतलब ऑन एंड ऑल 2:30 बजे के आसपास अगर हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे, स्पेशली निफ्टी पे, तो फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी और कुछ हद तक फ्रेश बाइंग हो सकती है। बट डेटा फिलहाल इतना ओवर सोल्ड है, एफआईआई का देख लीजिए, चाहे नेट पोजीशन पे या फ्यूचर्स पोजीशन पे, एक्सट्रीम ओवर सोल्ड जोन में है। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि पहले आप शॉर्ट्स कवर करेंगे, उसके बाद कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्रीवियस डे आई निकलता है निफ्टी या बैंक निफ्टी या दोनों पे, तो शॉर्ट कवरिंग तेज होती हुई दिखेगी। निफ्टी पर लेवल है 23,150, इसके ऊपर जैसे स्पॉट निफ्टी सस्टेन करती है, तेजी से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा। सर, इस तेज़ी के क्या कहीं ना कहीं कोई तार बजट से भी जुड़े हुए हैं? क्योंकि मैं सेक्टोरल इंडाइसिस का इम्पैक्ट देख रहा था कि आज किस तरह से रुझान है वहाँ पे। एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ दीजिए जहाँ पे हम 0.25% की गिरावट देख रहे हैं निफ्टी एफएमसीजी में, बाकी सारे इंडाइसिस आप देखिए जो सेक्टर इंडेक्स हैं उनमें आज हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। इसको लीड कर रहे हैं आज के सेशन में रियल्टी स्टॉक्स हुए, आईटी स्टॉक्स हुआ। आईटी में तो हम देख रहे हैं कि 0.25% की तेज़ी आज के सेशन में दिख रही है, जो कल एक हमने 2 दिन में इनफैक्ट जो गिरावट देखी उसके बाद आज आईटी में बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आईटी के अलावा ऑटो, एनर्जी, रियल्टी, मेटल, पीएसयू स्टॉक्स, ये फार्मा भी पार्टिसिपेट कर रहा है जो कल गिरा था। तो रेट सेंसिटिव्स तो कल चले थे, उसके अलावा आज बाकी सेक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। क्या कहीं कोई उम्मीद है कि बजट में अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं कुछ कैपिटल मार्केट को सपोर्ट करते हुए? क्योंकि पिछले साल के बजट में हमने देखा था मार्केट के लिए खराब खबरें ज़्यादा आई थी बजट से। देखिए सर, आशा से तो आसमान टंगा है, नहीं होती तो उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर प्री बजट रैली डेवलप होनी थी तो दिसंबर एंड से जनवरी फर्स्ट वीक में हो जानी चाहिए, इतनी लेट नहीं होती है। मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, इसलिए बाउंस बैक आना था और बाउंस बैक अब थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है।
तो आप उसको कपल कर सकते हो बजट के साथ। बट मैं मोस्टली डेटा बेस्ड मतलब वो रहूंगा कि डेटा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में था, तो एटलीस्ट एक डेड कैट बाउंस आनी चाहिए थी। तो अभी तो फिलहाल जो कल की मूव थी और जो आज मूव आ रही है, मैं इसको अभी भी डेड कैट बाउंस ही मान रहा हूँ, जो शॉर्ट कवरिंग के सहारे आ रही है। जब तक ये 49,600 49,700 के ऊपर बैंक निफ्टी और करीब करीब 23,450 के ऊपर जाके निफ्टी नहीं टिकती है, मैं ये मान के चलूंगा कि अभी भी ब्रॉडर ट्रेंड डेली चार्ट पे बेरिश ही रहेगा। इसके ऊपर जाके चेंज आएगा, आगे चलते हुए लेवल डाउनवर्ड रिवाइज होंगे। बट फिलहाल के लिए जितना डेटा अभी तक अवेलेबल है, इसके आधार पर यही दो लेवल आते हैं जिनके ऊपर जाके कहीं बेरिश ट्रेंड के रिवर्सल का पहला साइन मिलेगा। तो फिलहाल डेड कैट बाउंस ही है, कोई प्री बजट रैली नहीं है ये। 23,450 यानी कि निफ्टी में यहाँ से मोटा मोटी 350 पॉइंट, और 49,600 अगर निफ्टी बैंक को जाना है तो अभी हम 49,000 के आसपास है, तो 600 पॉइंट कम से कम बैंक निफ्टी को कवर करना होगा, जिसके बाद हम मानेंगे कि बेरिशनेस जो है बाजार में या फिर जो मंदी है वो बाजार से खत्म होगी। उसके बाद तेज़ी आएगी नहीं आएगी या खरीदारी लौटेगी नहीं लौटेगी, उसके ऊपर की बात है। लेकिन मंदी खत्म होने के लिए कम से कम 600 पॉइंट बैंक निफ्टी को चलना होगा और 450 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है, माफ़ कीजिए 350 पॉइंट के आसपास की तेज़ी यहाँ से निफ्टी को अभी दिखानी है। तो उस लिहाज से अभी लंबा सफ़र है जो कि बाजार को तय करना है। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो उससे पहले मूव किस तरह का आता है 2:30 बजे के आसपास देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज के लिए जो बाजार में तेज़ी बनी है, जिसमें निफ्टी करीब करीब 160 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 475 पॉइंट ऊपर है और 150 पॉइंट के आसपास की तेज़ी हमने निफ्टी बैंक में भी देखी है। जरा इनके कंट्रीब्यूटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि निफ्टी में आज कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं या फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बजाज ऑटो रिजल्ट्स का इंपैक्ट है स्टॉक में, आज हमने देखा अच्छी खासी गेंस के साथ इसमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। श्रीराम फाइनेंस बीईएल को नए ऑर्डर मिले हैं, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। और ऑटो स्टॉक्स में टाटा मोटर्स और आयशर मोटर भी शामिल है जो कि आज बाजार को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो एक जो रेट कट की होप्स हैं वो हमने कल भी देखा था, बाजार को ड्राइव करती हुई दिखी थी रेट सेंसिटिव्स को। आज भी आप देखिए ऑटो स्टॉक्स में, रियल एस्टेट स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान पॉजिटिव साइड पे बन रहा है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर निफ्टी को कोई नीचे खींच रहा है या फिर ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ, तो निफ्टी लूजर्स में अगर आप बात करेंगे तो ये आईटीसी होटल्स, ये पहला नाम है जो कि आपको नजर आएगा, जिसकी आज लिस्टिंग हुई है। ये लिस्टिंग के बाद इंडेक्स का हिस्सा रहेगा स्टॉक, और लिस्टिंग जो हुई है 180 रुपये के स्तर पर हुई निफ्टी पर, एनएसई पर। उसके बाद इस शेयर में हमने 5% तक की गिरावट बनती हुई देखी। ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, तो एफएमसीजी जैसे मैंने कहा एक तबका है जो कि अकेला है, इकलौता है जिसमें आज हमने गिरावट बनती हुई देखी है। और इसके अलावा फार्मा में केवल डॉक्टर रेड्डीज है जो कि निफ्टी में आपको लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप देखें आज जो बड़ी तेजी की जो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं वो है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक, जहां पे 2 दिन से भारी पिटाई हो रही थी। आज अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्टॉक्स में जमकर खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे, मिड कैप इंडेक्स में करीब 2.25% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% की मजबूती। और मिड कैप के गेनर्स अगर आप देखेंगे तो आपको सीजी पावर तो नजर आएगा ही, सुजलॉन जिसके नंबर्स आए हैं इसमें 5% का सर्किट लग गया। भारतीय हेक्साकॉम कल गिरा था, आज उसमें रिकवरी दिख रही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, आरवीएनएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज मिड कैप साइड में सबसे ज्यादा आपको एक्टिव नजर आएंगे। मिड कैप लूजर्स की बात करें जहां पे आज प्रेशर देखने को मिल रहा है, उन स्टॉक्स की सूची आपके सामने लाते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़े कट्स आज नहीं देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो इंडस टावर हो, बंधन बैंक जिसके नंबर्स आने वाले हैं, एमआरएफ है, वोडाफोन आइडिया है, अशोक लेलैंड है। इनमें जरूर आज हमने गिरावट बनती हुई देखी है, लेकिन कोई बहुत बड़ी आज गिरावट जो है किसी स्टॉक में मिड कैप साइड में तो कम से कम नहीं देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखें तो जो स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पे आज हमने इंडेक्स में 2.5% का मूव बनता हुआ दिखा है, तो गेनर्स में आप देखिए सिरमा एसजीएस, इस स्टॉक में तो आज हमने 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा है। एमी ऑर्गेनिक्स कल नंबर्स का इंपैक्ट आया था, आज भी पॉजिटिव है ये स्टॉक। इसके अलावा आइनॉक्स विंड, यहाँ पे भी 15% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। आइनॉक्स ग्रीन, इन दोनों कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। और उसके साथ साथ पीटीसी फाइनेंशियल, ये स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको सबसे ज्यादा एक्टिव आज ऊपर में ट्रेडिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन लूजर्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको कुछ बड़े कट्स आज भी नजर आएंगे, जिसमें आप एचएसआईएल को देखिए। इस स्टॉक में आज हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जब मैंने लास्ट चेक किया था तब 15% था, अभी 16% के आसपास की गिरावट है। आईएफबी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी 13% की गिरावट है, लगभग 13.25% आपको ई मुद्रा भी नीचे नजर आएगा। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे 8% से ज्यादा का कट है। और पावर मैश प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे भी 6.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो भले ही बाउंस बैक स्मॉल कैप इंडेक्स में आज ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि पिटाई भी ज्यादा हुई थी, लेकिन आज भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम 10% से ज्यादा की गिरावट देख रहे हैं। तो अभी भी कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में आज भी आपको ज्यादा नीचे की ओर गिरावट में एक्टिव नजर आएंगी।
सर ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप में आज हमने रिकवरी बनती हुई देखी है 2 दिन के बाद, ये आपको कितनी टिकाऊ नज़र आ रही है? क्योंकि आप तो काफ़ी इंडिकेटर्स भी लगाते हैं और आप मोमेंटम को प्ले करते हैं, तो उस लिहाज से जो आज की ये खरीदारी है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जो बाउंस बैक है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए 7-8 दिन बाद आज पहली बार है कि हमने 4-5 डिलीवरी बाई कॉल्स दिए हैं, लेकिन उसमें भी उतना मोमेंटम मिला नहीं हमको जितनी तेजी से आना चाहिए था। हम्म। buy देने के बाद 3-4% स्टॉक चले, उसके बाद फिजल आउट होना स्टार्ट हुआ है, तो मोमेंटम बहुत अच्छा नहीं लौटा है। पहले एक बार वही होता है ना कि आप गहराई 1 पाँव डाल के चेक करते हैं, तो थोड़ा सा हमने पाँव डाला, गहराई देखी। अभी भी मार्केट उतना सुधरा नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप का कि आउटराइट जाके आप बाइंग कर सकें। केवल मिड कैप इंडेक्स पे 7-8 डाउन डेज थे और कल हैमर बना था, तो आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है और 8 डे मूविंग एवरेज से काफी दूरी हो चुकी थी। तो यहाँ से पुल बैक का डेड कैट बाउंस का टारगेट मिड कैप इंडेक्स पे 53,171 का बनता है, जो कि अभी 800-900 पॉइंट ऊपर है। वहाँ पे 8 डे मूविंग एवरेज अगर स्लाइस थ्रू करता है तो 20 डे मूविंग एवरेज 54,000 तक हम आ सकते हैं। बट 10 और 20, ये मतलब 8 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज का जो स्प्रेड है, मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो वीकली पे जो मेजर सपोर्ट है 47,250, ये टेस्ट होते हुए दिखेंगे। और अगर इतना नीचे आता है 10%, 8%, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत मिड कैप स्मॉल कैप में भी बनी रहेगी। तो आज पहला डे ऑफ रिवर्सल है, उसको हम्म। एक्स्ट्रापोलेट मत करके स्ट्रेंथ अपने आप को प्रूव करने दीजिए चार्ट पे, उसके बाद ही बाय देखेंगे। फिलहाल तो सेल ऑन रैलीज के लिए भी जो रैली चाहिए होती है वो रैली आ रही है। चलिए, तो सेल ऑन रैलीज वाला ये स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में फिलहाल रुझान देखने को मिला। ज़्यादा इसमें आपको भरोसा नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप में। आज एक बाउंस बैक ज़रूर है, लेकिन ये डेड कैट बाउंस है और ये इसको एग्जिट के लिए या फिर बेचने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये राय फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर आ रही है। लेकिन शेयरों पर क्या राय है? जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं विश्वास साहिल जी का। कैनरा बैंक का ये कह रहे हैं, सर मैंने 92 रुपये पर ले रखा है, SBFC फाइनेंस 96 रुपये पर। इनका व्यू सर 6 महीने का है। टारगेट पूछ रहे हैं ये कैनरा बैंक और SBFC फाइनेंस का, दोनों बैंकिंग फाइनेंशियल ही है इनके पास। देखिए कैन बैंक में ठीक ठाक 90 रुपए के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे मोस्ट लाइकली, अगर आप चाहें तो एक बार बजट निकल जाने दीजिए। बजट निकलने के बाद अगर ये अपना 88 से 90 का लेवल प्रोटेक्ट करके ले जाता है, तो फिर धीरे धीरे अपना 100 लेवल भी पार करेगा और नए हाई की तरफ बढ़ेगा, 125, 128 की तरफ। तो बजट निकल जाने दीजिए। अगर कोई लफड़ा नहीं होता है तो 88-90 के लिए बेहतर बाइंग जोन बन जाएगी, जहां से आप नए ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन सर इनके पास तो ऑलरेडी रखे हैं, कैनरा बैंक 92 के रखे हैं और SBFC फाइनेंस 96 के रखे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि होल्ड करना है तो कोई स्टॉप लॉस दे दीजिए इनको फिर। देखिए 88 के नीचे क्लोज करता है तो स्टॉक खराब होगा, तो 88 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या थोड़ा सा बफर दे लीजिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है कि एकदम टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 85 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दूसरा HDFC बैंक मेरे को मिल रहा है, HDFC फाइनेंस का मेरे को कोई स्टॉक एस नहीं बी एफ समझ में सी आ। एस बी एफ सी SBFC, SBFC, देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं है। कंप्लीटली लिस्टिंग जब से हुई है तब से रेंज में है, 96 ऊपर जाता है और 77 नीचे आता है। तो या तो 77 के आसपास बाई करके 95 96 पे बेच लीजिए, रखा हुआ है तो होल्ड कीजिए। 95 96 आता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। ब्रेकआउट करके सस्टेन करने के लिए 100 रुपए के ऊपर निकलना इस काउंटर को बहुत जरूरी है, और कोई भी इंडिकेशन ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ ब्रेकआउट करने वाला है। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम ये है सर, जो आप सेलिंग रेंज बता रहे हैं उसी पे ही इन्होंने ले रखा है, तो उन्होंने ये ऊपर में लेके फंस गए हैं, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस बीच मोहित जी कह रहे हैं कि सर आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सर एयरटेल और रिलायंस में एंट्री लेवल बता दीजिए प्लीज़। मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था, आई एम योर रेगुलर फॉलोअर, तो सर कल शायद इनका सवाल मिस हो गया हमसे किसी तरह से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एयरटेल में ये पूछ रहे हैं कि एंट्री लेवल क्या है बता दीजिए। हालांकि इन्होंने व्यू नहीं बताया शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, लेकिन कहाँ पे एंटर करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में, ये पूछ रहे हैं। देखिए रिलायंस में 1220 1230 की रेंज में मैंने खुद एंट्री ली है, तो सेबी के रूल्स के अनुसार मैं इस पे बाई सेल रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में केवल रिलायंस और बैंक बीज है। तो इस पे बाई सेल तो मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मंथली स्ट्रक्चर पे ऑलमोस्ट बॉटम बना रहा है, तो यहाँ से अब डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल काफी हाई है। ऑलमोस्ट अगर 2-3 साल में जो मुकेश अंबानी कह रहे हैं बिजनेस डबल करने का, अगर ऐसा होता है तो स्टॉक 3,000 के ऊपर निकल जाएगा। तो उस लिहाज से मैंने खुद ही इसको बाई करके रखा हुआ है। दूसरा भारतीय एयरटेल में रेंज बनी हुई है, एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म रेंज देखेंगे तो 1572 बार बार सपोर्ट कर रहा है।
तो नीचे में 1572 के आसपास रिजेक्शन कैंडल अगर फॉर्मेशन होती है तो आपको बाइंग ट्राई करना चाहिए। ऊपर में 1680 के पास जाके स्टॉक अटकता है तो टारगेट 1680 का बनेगा। तो ये है बाइंग रेंज जो कि आपको रिलायंस और भारतीय एयरटेल के लिए फॉलो करनी चाहिए। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं, स्वाति जी हैं हमारे साथ जालंधर पंजाब से, उनके पास चलते हैं। स्वाति जी नमस्कार। स्वाति जी आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ा विलम्ब हो जाता है जुड़ने में, तो फिर कनेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन उनका सवाल उन्होंने हमारी टीम के साथ शेयर किया है, वो सवाल आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। वो कह रही हैं कि मेरे पास एनसीसी के 100 शेयर हैं 312 रुपये के भाव पर, क्या करूं, कब लिया था, कितना व्यू था, ये तो वो नहीं शेयर कर पाई, लेकिन ये ज़रूर कह रही हैं कि 312 पे लिए हैं इन्होंने। ये एनसीसी में ब्रेकडाउन आया है 270 रुपए का, जिसका डाउनवर्ड टारगेट अगर वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो डाउनवर्ड पहला टारगेट बनता है 228 का, जो ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है, और अगला बनता है 199 का। फिलहाल स्टॉक रिजेक्शन दे रहा है डेली पे। अगर इसी तरीके से 2-3 दिन होल्ड कर लेता है तो 228 का वीकली रिजेक्शन बन जाएगा और स्टॉक पुल बैक में चला जाएगा 265 से 270 के बीच में। तो हम्म एक बार के लिए करना चाहिए। 265 से 270 आता है तो दोबारा सवाल पूछिए। हम्म। सर रिलायंस पे ऑलरेडी बातचीत हुई है, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं, मैं इनका सवाल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी हाई है और उनके पास क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये कह रहे हैं, अजय राठी जी का सवाल है, कह रहे हैं सर RIL 1100 शेयर हैं 1455 रुपये पर, प्लीज़ सजेस्ट। तो काफ़ी ऊपर लिया हुआ है सर इनका जो बाइंग प्राइस है वो, ऑलमोस्ट हम कहें अगर बोनस से पहले तो ये 2900 का रखा हुआ है सर इनके पास। देखिए कोई दिक्कत नहीं समझ में आती है। हमारे बहुत सारे क्लाइंटों के पास 3000 के भाव के भी पड़े हैं प्री। हम्म और अभी 1200 के रेट में मैंने 1220 के रेट में मैंने ही बाई करके रखा हुआ है। तो यहाँ से स्टॉक की ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड रहेगी। ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड जो थी वो 4-5 महीने डाउनवर्ड अब खत्म हो चुकी है। यहाँ से बेस बनाएगा और बेस बना के फिर ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चलेगा। मुकेश अंबानी खुद ही बोल रहे हैं 3 साल में बिजनेस डबल करेंगे। एक चीज अच्छी है रिलायंस के साथ, जो लॉस मेकिंग छोटे छोटे स्टोर्स थे या कारोबार थे रिलायंस रिटेल साइड में, उनको ज्यादा वो खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आउटराइट बंद कर दे रहे हैं। और जो अच्छे चल रहे हैं उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्लियर मतलब आपका बिजनेस एक्यूमेंट दिखाता है कि जहाँ लॉस हो रहा है उसमें और पैसा डालने की जगह जहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसमें और पैसा डालें। तो क्लियरली ये 2-3 साल लगेगा रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, ये सारे डीमर्जर और सारी चीज करते हुए। तो स्टॉक कहीं भी डबल से ज्यादा करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वहां से डबल से ज्यादा होते हुए दिख रहा है। तो इसी हम्म लिहाज से मैं बाई करके बैठा हूँ। तो मोस्ट ऑब्वियसली ये रेट बाइंग रेंज बनती है, तभी मैंने बाई किया हुआ है यहाँ पे। हम्म। तो एक बार इनको स्टॉप लॉस दे दीजिए सर एक। देखिए रिलायंस जैसे शेयर में स्टॉप लॉस लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, बट फिर भी अगर आप स्टॉप लॉस मांग ही रहे हैं, ये लगाना ही है, तो 1107 रुपये वीकली स्विंग लो है। अगर जो करंट स्विंग लो था 1200 का वो टूटता है तो फिर 1107 के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो या तो इमीडिएट स्विंग लो 1200 रुपये का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, या फिर एकदम सेफर स्टॉप लॉस चाहिए तो 1100 रुपये का ले लीजिए। सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पहले भी इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसीलिए इनके साथ ये सिचुएशन हुई है। 1455 से लेकर ये 1200 रुपये तक का इन्होंने पूरा डाउनफॉल देखा है। तो अगर स्टॉप लॉस लगा लिया होता तो शायद इतना बड़ा लॉस इनको नहीं होता, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस के लिए पूछा था। अगला सवाल जो है मैं सर वो मीना पांडे जी का है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए जो इन्होंने लिखा है उसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें इन्होंने लिखी हैं इसमें, मैं सवाल ही पढ़ रहा था जब आप जवाब दे रहे थे सर। कह रही हैं संदीप सर पैसे ख़त्म हो गए हैं, पोर्टफोलियो 20% लॉस में है, लोन लेके अभी एवरेजिंग करना चाहिए क्या, लेवरेजिंग लेने का टाइम आ गया है। तो एक तो सर ये पैसा उधार लेकर मार्केट में लगाने की बात कर रही हैं, और लेवरेज करने का टाइम आ गया है क्या, ये तो थोड़ा सा अलार्मिंग लग रहा है सर। इनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए मैं आपको एक केस स्टडी बता देता हूँ। एक मेरे क्लाइंट है जिनको मैंने बहुत मना किया था कि एमटीएफ में मत ट्रेड कीजिए। उन्होंने 75 लाख रुपए का माल लिया था, 25 लाख रुपए दिया था, 50 लाख रुपए का एमटीएफ लिया था, 6 महीने से ब्याज दे चुके हैं। उस पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू इस समय 49 लाख रुपीज है। यानी आपका 25 लाख साफ हो चुका है, 1 लाख रुपए और आप दे चुके हैं, ऊपर से ब्याज अलग 6 महीने का भर चुके हैं। और जो आपके पास रेलवे और पीएसयू स्टॉक्स आपने भर के बैठे हैं, वो अगले 5-7-8 साल उनके ऑल टाइम हाई नहीं आ रहे, जो हाई से 5-7% की रेंज में लेके बैठे हैं, अगले 5-7-8 साल नहीं आ रहे हैं। तो आप ब्याज भी भर रहे हैं, M2M भी झेल रहे हैं,
सारी परेशानियां ले रहे हैं और आपका होना जाना कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ब्याज में ये पैसा खत्म, 5 साल बाद आपका रेट आया भी तो ब्याज आप इतना भर चुके रहेंगे कि आपकी एवरेज कॉस्टिंग ऑलरेडी डबल हो चुकी रहेगी। 300 में अगर लिया और 300 रेट आ भी गया तो जो ब्याज भरा है वो 200 रुपये से ऊपर भर देंगे, तो 500 आते आते आपका प्राइस रिकवर होगा। MTF is a kind of future and option in cash market। MTF ब्याज, लोन, इन चीजों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। अभी कम से कम पोर्टफोलियो पे आपका 20% लॉस हो रहा है, ब्याज लेके और ले लिए 20% और नीचे आ गया तो पहले पोर्टफोलियो पे 40 जाएगा, नए पे 20% जाएगा, और साथ में महीने का जो ब्याज भरते रहेंगे वो अलग जाएगा। तो इस तरीके के मिस एडवेंचर शेयर मार्केट में मत कीजिए। जितना पैसा है उतना काम कीजिए। लॉस हो गया तो कोई उसको बेच के कोई फटाफट मूविंग वाले काउंटर में चले जाइए। अभी वो समय नहीं है जहाँ पे फटाफट मूविंग वाले काउंटर मिल रहे हैं। जब अच्छा समय लौटेगा, मिड कैप स्मॉल कैप का अच्छा समय लौटेगा, तो पदम जी पेपर जैसे 15-20 दिन में 50-60% चला, ग्रीव्स कॉटन फटाफट 40% दिया, कार्टरेट जैसे स्टॉक्स फटाफट चले, ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखे, 600-700 रुपए चल के 1600 रुपए आ गए। पेटीएम में 300 रुपए से 900 रुपए तक की मूव आ गई। तो इस टाइप के बड़े बड़े मूव्स आपको मिड कैप स्मॉल कैप में मिलेंगे जब माहौल सुधरेगा। उस समय आप अपने पैसे को, जितना पैसा है 20% लॉस में मान लेता हूँ जिस समय भी रह जाता है, तो निकल के ये 80% पैसा जब आप मूविंग काउंटर्स में लगाएंगे फटाफट रिकवर हो जाएगी। तो लिवरेज, MTF ऑल्सो इज ऑल्सो लिवरेज, उसका नाम अलग कर लीजिए, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कह लीजिए, बट है वो लिवरेज ही, ब्याज पे पैसा। तो ब्याज पे पैसा उठा के काम करना, मेरे मुंह से आप कभी उसके लिए हाँ नहीं सुनेंगे। भले आप ये बोल रहे हैं कि मैं ब्याज पे उठा के रिलायंस भी ले रहा हूँ जिसके डूबने की संभावना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो भी मेरा जवाब ना ही होगा। तो MTF मत कीजिए, ब्याज मत लीजिए। पोर्टफोलियो अगर आपका PSU काउंट शेयर्स का है तो बजट के बाद उनमें और पिटाई होगी, उनसे निकलने की कोशिश कीजिए। मेटल और बैंकिंग बॉटम आउट हो गए, वहां पे इन्वेस्ट कर लीजिए। एक 4-6 महीने में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। ओके, तो ब्याज पर पैसा लेकर बाजार में लगाने की तो बिल्कुल भी सलाह नहीं होगी, बिल्कुल भी राय नहीं होगी, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। और वैसे भी मिड कैप स्मॉल कैप में अभी माहौल ऐसा नहीं है, सेंटीमेंट ऐसा नहीं कि पैसा बनता हो दिखे, इसलिए ऐसा काम बिल्कुल ना करें। और जब भी ट्रेड करें या बाजार में पैसा लगाएं तो कैश में लगाएं, जितना पैसा आपके पास है उसी को लगाएं, भले उसमें लॉस हो भी जाए, जो पैसा बचेगा उसको आप बेच के दूसरे किसी शेयर में लगा सकते हैं। तो इसलिए ये ब्याज वाला खेल और MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वाला खेल तो कभी भी आप मत खेलिए। तो मीना पांडे जी, आपके लिए राय तो यही है, इसके लिए तो आपको कंप्लीटली ना है, क्रॉस है इस चीज़ के लिए। इस बीच सर राजेश जाट जी का सवाल है, वो कह रहे हैं गुड आफ्टरनून संदीप सर, PC ज्वेलर और सुजलॉन एनर्जी एंड HCC में फ्रेश एंट्री किस लेवल पर करें? PC ज्वेलर, सुजलॉन और HCC। देखिए तीनों टॉप आउट काउंटर हैं। PC ज्वेलर में आपको बाउंस बैक प्ले करना है तो 14.5-15 रुपए के लिए यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, बट मेरे को उससे ज्यादा लग नहीं रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर के लोअर एंड से बाउंस बैक कर रहा है तो 15.5 तक कर सकता है। बट उसके ऊपर जाएगा ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक टॉप आउट है। बहुत नीचे भी नहीं लगता, 12-12.5 पे बॉटम बना लेगा, ऊपर में कहीं भी 15-15.5 पे आगे अटकेगा और बेस बनाने जाएगा स्टॉक। तो मेरे को बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं लग रहा है। HCC में टॉप डाउन काउंटर है, 29 रुपए का टारगेट हम बजट के समय से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब 54 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स बना था। 29 रुपए से रिवर्सल बना रहा है, अगर ये वीकली चार्ट पे रिवर्सल कंफर्म होता है तो 36-37 रुपए तक ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप बॉटम फिशिंग के तौर पे ले रहे हैं तो अगर यूजुअली 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो 5 या 10 क्वांटिटी से बाउंस बैक, डेड कैट बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट है सर। इस बीच हमारे साथ रितेश सिंह जी फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं वो, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कौन से स्टॉक में वो अपना सवाल पूछ रहे हैं। रितेश जी नमस्कार, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ। सर बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं? 18 रुपये था। बोलिए सर, अपना सवाल बताइए। रितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, इनका सवाल हम तक पहुंच गया है। CG पावर के 50 शेयर इनके पास है, 735 रुपए के भाव पर इन्होंने लिए हैं सर। और आज मिड कैप गेनर्स में बात करें तो स्टॉक आपको सबसे ऊपर नज़र आएगा, लेकिन फिर भी जो जिस भाव पे इन्होंने ले रखा है सर 735 रुपये का, उससे ये स्टॉक अभी भी कम से कम नहीं तो 120 रुपये दूर है, क्योंकि 615 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 624 तक भी गया था। इनका भाव आ जाएगा सर 735 रुपये का? देखिए भाव आता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लोअर एंड 785 का ब्रेकआउट जब फेल हुआ था तब 658, 549 और 421 तीन टारगेट ओपन हुए थे।
549 कल इसने वर्टिकली नीचे टेस्ट किया है, मेरे ख्याल से रिजल्ट खराब थे उसकी वजह से, और वॉल्यूम 700% राइज था, 22 मिलियन वॉल्यूम है, तो वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये स्टॉक एक डेड कैट बाउंस पुल बैक 658 तक देगा। 658 पे आपको दोबारा सवाल पूछना चाहिए, अगर वहां पे अटका तो फिर ये 549 और 421 तक नीचे आएगा, अगर उसको स्लाइस किया तो फिर एक बार 720 735 की रेंज टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल 658 आ रहा है, वहां तक के लिए एक बार होल्ड कर सकते हैं, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 658 के आसपास दोबारा सीजी पावर में आप सवाल पूछ लीजिए। आपका लेवल जो है 735 का वो तो आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है रितेश जी, लेकिन 650 के 58 के आसपास आए तो दोबारा आप सवाल पूछ लीजिएगा कि स्टॉक में क्या करना है, कैसा पैटर्न फिर चार्ट में स्टॉक को लेकर बन रहा है। इस बीच रिजवान जी हैदराबाद से ये भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, अगर ये रेडी हैं तो इनका सवाल ले लेते हैं, नहीं तो फिर कोई यूट्यूब के सवाल लेते हैं। रेडी हैं शायद, वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनके पास चलते हैं। रिजवान जी हैदराबाद से हमारे साथ हैं। रिजवान जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? हाँ, ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पोर्टफोलियो कैसा है आपका? हाँ सर, पोर्टफोलियो 30% जो है ना, ये लास्ट में चल रहा है, अभी माइनस में चल रहा है। 30%? दूसरे जो है ना रेलवे स्टॉक जो है ना सब तेजी में है, और जेडब्ल्यूएल जो है ना अभी जो है ना नीचे की तरफ आ रहा है, तो जरा उसी बारे में जरा परेशान है, फिक्रमंद है। JWL आपने बोला, जुपिटर वैगन्स? जी, जुपिटर वैगन 360 शेयर है सर, 550 के दम भाव पर। 550 क्या करना पे चाहिए, आपने एवरेज करना चाहिए यार, या तो फिर जी 550 रुपए पर है कब से ले रखे हैं आपने ये? सर। दो अढ़ाई महीने हो गए सर अभी लेकर। 2-2.5 महीने हो गए, और आपने एक ही साथ ये पूरी क्वांटिटी ले ली थी? हाँ सर, अभी एक ही साथ में जो है ना जो पूरी क्वांटिटी ले ली है सर। उसके बाद में जो है ना 480 का स्टॉप लॉस लगा था, इसके बाद तो फिर उसके बाद में जो है ना उसको अब वो उस पर रह गया, जो है ना आएगा रेट आएगा बोलकर। तो स्टॉप लॉस जब लगाया था तो फिर आप निकले क्यों नहीं? हाँ सर, थोड़ा बहुत गलती होगी हमारे से वहाँ पर। चलिए ठीक है सर, हो गई गलती, आपने स्टॉप लॉस लगाया भी, आप अवेयर भी हैं, फिर भी आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया। तो अब आप देखिए स्टॉक का कहाँ पहुँच गया है, 480 वाला 380 आ गया, और आपका भाव तो कहाँ कितनी ऊपर है। सर क्या राय देंगे, इन्होंने स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर नहीं किया और इनका घाटा अब और ज़्यादा बढ़ गया है JWL में? देखिए ये सारे स्टॉक टॉप्ड आउट है। JWL आपको याद होगा, बजट के दिन से मैं बोलते आ रहा हूँ कि एटलीस्ट 50% करेक्शन स्टॉक में अपने हाई से आएगा, और आज का जो लो बना है वो 51.41% करेक्शन हो चुका है। फिर भी जो सपोर्ट जोन है, और ये मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्डेड शो पड़े हैं, अगर आप पुराने ये उठा के देखेंगे, 445, 354 और 299, ये तीन टारगेट में 750 रुपये, 745 जब टॉप आउट हुआ था बजट के टाइम, तब से देते आ रहा हूँ। पहला अचीव हुआ है, दूसरा प्रोबेबली इस बजट में अचीव हो जाएगा 354 का, वहां से बाउंस बैक लेगा, फिर नीचे आएगा तो 299 का अपना टारगेट अचीव करेगा। तो मोस्ट लाइकली ये वो स्टॉक है जो 50% करेक्शन पे नहीं रुकेगा, ये वो स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई से मोस्ट लाइकली 80% करेक्शन देगा। मतलब 50% करेक्शन तो मैं 100% श्योर था, वो कंप्लीट हो चुका है। 80% करेक्शन अपने ऑल टाइम हाई से करेगा, ये मैं कह सकते हैं कि 40% श्योर हूँ। तो वो 80% करेक्शन 144 पे आता है, बट फिलहाल के लिए 354 वहां से बाउंस बैक करेगा, फिर 299 का लेवल दिखाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करता है। तो 299 आते हुए दिख रहा है। 299 आते हुए दिख रहा है, तो और यहाँ पे लॉसेस जो हैं JWL में बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। सर ये जो रेलवे स्टॉक्स हैं, PSU नाम हुए या फिर डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में हमने देखा है कि लोगों की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स में स्पेशली अगर हम देखें तो रिटेल की होल्डिंग है इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। यही कारण है कि इन्हीं स्टॉक्स को लेकर ही हमारे पास सवाल आते हैं। अगला सवाल भी PSU डिफेंस स्पेस से ही है, सोनू शॉ जी का है, कोचिन शिपयार्ड पे ये सवाल पूछ रहे हैं। सर इनके पास कोचिन शिपयार्ड 1447 रुपये पर कह रहे हैं कि बाय हैं, 27 स्टॉक, क्या करें बताएं। तो 1447 वाला रखा है सर इनके पास कोचिन शिपयार्ड। देखिए इन सारे स्टॉक्स में एक चीज आप जाके गौर से देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत सारे स्टॉक्स में 90% के ऊपर है, और सिर्फ इंडिया में कि पब्लिक होल्डिंग 25% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी आपको होल्डिंग गिरा के 74% के आसपास, एटलीस्ट 75 से तो नीचे लानी है। 74.99 तो कम से कम लानी ही पड़ेगी। कुछ एग्जामेशन जरूर गवर्नमेंट को दिया है, लेकिन वो भी टाइम वाइज है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड एग्जामेशन है। तो जब गवर्नमेंट की सप्लाई इन स्टॉक्स में आएगी जो कि 20-20% की है, मतलब 90% से ऊपर की होल्डिंग है, तो कम से कम भी पकड़े तो 15%,
वो सेलिंग ये सब स्टॉक्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी आप देखिए बाइंग क्लाइमेक्स पे बाइंग खत्म हुई है तो अपने वजन से इतना गिर गए हैं, क्योंकि कहीं भी बहुत लंबी या बड़े वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं आई है, मतलब ये अपने ही वजन से गिर गए हैं। तो अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, पूरा 74% पे अपनी होल्डिंग लाती है, ये ऑल टाइम हाई से 80% नीचे अगर आपको मिलते हैं तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए मेरे को। कोचिन शिपयार्ड में भी हमने 1628 का टारगेट दिया था, जिसको ब्रीच होने के बाद 1166 का अगला टारगेट था। पुल बैक में कहीं भी आपको 1550 1628 मिल जाता है तो एग्जिट करना चाहिए। नीचे 1166 और 937, ये दो टारगेट अगले 6-8 महीने में आराम से आ जाएंगे। सर पीएसयू को लेकर आप, मुझे याद है पिछले बजट में भी आपने कहा था कि है तो निकल जाइए, एक दिन पहले निकल जाइए या फिर 2 दिन पहले, जब भी मौका मिले पीएसयू स्टॉक से निकल जाइए, उसके बाद पिटाई होगी। हूबहू वैसा देखने को मिला। अभी इस बार भी आप वही व्यू मेंटेन कर रहे हैं। ये आउटराइट सारे पीएसयू स्टॉक्स के लिए हैं या कोई इक्का दुक्का ऐसे भी हैं जो शायद चल जाएं, थोड़ा उनमें रेजिलियंस रह जाए, वो ज़्यादा ना गिरते हुए दिखें, या फिर सारे ही गिरेंगे? देखिए जब चक्की में गेहूं पिसता है तो उसके साथ घुन भी पिसी जाती है। अब इतना मैं गेल और कोल इंडिया इतनी डाउनसाइड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे को लग रहा था कि ये शायद अपने, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये होल्ड कर जाएंगे। बाकी रेलवे, डिफेंस, ये दो सेक्टर ऐसा था, और ये शिप बिल्डिंग, तीन, जहाँ पे आउटराइट यूफोरिया था। तो यहाँ पे तो मैं क्लियर था कि ये 50 से 80% अपने हाई से टूटेंगे। बट गेल टूट जाएगा, कोल इंडिया टूट जाएगा, इतनी टूट जाएंगे, इतनी एक्सपेक्टेशन, ओएनजीसी इतना टूट जाएगा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लो लेवल्स एक्सपेक्टेड थे, मगर इस तरीके से इतना हार्ड एंड शार्प करेक्शन, तो वही हुआ, गेहूं के साथ घुन पिसी है। तो अब वो एकाध काउंटर कौन सा आउट परफॉर्म कर जाएगा, ये इतना माइन्यूटली जाके जज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरे को 100 में से 85% स्टॉक्स नीचे दिख रहे हैं, तो वो 15% स्टॉक ढूंढने की बहादुरी करने की जगह, मेटल स्टॉक्स जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बॉटम आउट हो रहे हैं, वहां पे अगर गलत स्टॉक में भी एंट्री ले ली, गलत से मेरा मतलब है कि बाकी स्टॉक्स 50% चल गए, मेरा स्टॉक 30% ही चला, तो वो गलत ही एंट्री हो गई, कि मेरे को लेना आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स चाहिए था, मैंने अंडर परफॉर्मिंग ले लिया। फिर भी वो 30% रिटर्न तो दे रहा है, बाकी से तो अच्छा ही है कि जो नीचे जा रहे थे। तो वही है कि 100 में से 85-88 स्टॉक नीचे ही जाते हुए दिख रहे हैं। वो 10-12 आउट परफॉर्मर ढूंढना मतलब मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं आउटराइट इनमें सेलिंग दे रहा हूँ। एसबीआई होल्ड हो गया है, एसबीआई होल्ड हो सकता है, या कोल इंडिया बहुत नीचे आ चुका है, ओएनजीसी बहुत नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे लेवल गेल है, ये सब होल्ड हो सकते हैं। बट ओवरऑल रेलवे, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, इन तीनों में इसके बजट के बाद, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, इनमें बजट के बाद और सेकेंड राउंड की पिटाई आएगी। ओके, तो सेकेंड राउंड की पिटाई ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। ये फिलहाल राय है, और इनफैक्ट पिछले बजट में भी ये राय थी, अभी भी यही राय अंशुल सर मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिर्ज़ापुर चलते हैं और प्रभात केसरी जी से बातचीत करते हैं। प्रभात जी नमस्कार, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। क्या पोर्टफोलियो भी आपका चुस्त दुरुस्त अच्छा है, मजबूत है? नहीं सर, बहुत ज्यादा लंबा वाला शॉर्ट हुआ है। तो आपने बहुत लंबा नुकसान हुआ सर। कितने शेयर ले रखे हैं और कौन से शेयर में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे तो सभी में नुकसान हो रहा है, इसकी कोई प्रॉफिट में है ही नहीं। सब में कोई किसी में 80,000, किसी में 40,000, किसी में 50,000 ऐसे नुकसान हो रहे हैं सब में। ओहो। टाटा मोटर 1100 में रखा है क्या, ओरिएंट टेक मैंने जो अभी आपको मेंशन किया है वो जो 300 533 के भाव से, कैफिन टेक लिया है 1500 रुपए के रेट से। सर ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। तो अभी क्या ओरिएंटेक के बारे में जानना चाह रहे हैं? जी जी सर, ओरिएंट टेक और कैफिन टेक। ओके, तो आपने ले रखा है 533 रुपये पर 300 शेयर आपके पास है। ये एक साथ आपने ले ली थी या एवरेज करके आपका प्राइस आया ये? नहीं नहीं सर, एक बार 490 में लिया था, एक बार 500 मतलब कुछ रुपए में ले लिया था, 550 रुपए में, तो एवरेज हमारा 533 का हो गया। तो पहले 490 पे लिया, फिर 550 पे लिया, या 550 वाला गिरता हुआ फिर 490 पे लिया? नहीं सर, पहले 490 में ही लिया था। अच्छा, फिर बाद में आपने ऊपर जाके टॉप अप किया इसको? जी 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 जी। अच्छा, सर बिरला स्टॉप रखा था, उसको सेल करके मैंने ओरिएंट टेक में कन्वर्ट कर दिया। मेरा उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, वो भी 700 का मैंने खरीदा था, अब मेरा डबल नुकसान हो गया। ओहो। तो आपने 490 पे लिया, फिर आपने 550 पे लिया, तो आपका एवरेज बैठ रहा है 533 रुपये का। जी सर। 533 वाला अंशुल सर 463 रुपये पे है। आज भी इसमें 5% का लोअर सर्किट मुझे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। 462 रुपये 45 पैसे का भाव है। सर आपने कन्वर्सेशन तो पूरी सुनी ही है, क्या राय देंगे इनको आप?
देखिए स्टॉक क्लाइमेटिक टॉप में आपने खरीद लिया है, वहां से अब पहली जो गिरावट थी वो कंप्लीट हो गई है और उसके बाद लोअर सर्किट वाली ये सिस्टम चालू हो गया है। तो जो 50% करेक्शन का लेवल आता है वो 335 आता है। मेरे को स्टॉक धीरे धीरे 335 रुपये आते हुए दिख रहा है। अब ये लोअर सर्किट मारते हुए आ जाएगा या बीच में एक आध बार लोअर सर्किट मार के एक आध दो दिन अपर सर्किट मार के बाउंस बैक देगा, ये कहना मुश्किल है। बट ओवरऑल ये स्टॉक 335 रुपये आते हुए दिख रहा है। सर एक ये केफिन टेक की भी बात कर रहे थे, हालांकि इन्होंने लेवल शेयर नहीं किया। आई थिंक अगर मुझे सही सुना है तो शायद इन्होंने 1500 के भाव पे लिया है। केफिन टेक में भी आज हम देख रहे हैं 1067 का लेवल है। केफिन टेक पे क्या नज़र आ रहा है चार्ट्स में? और देखिए इसमें भी क्लाइमेटिक मूव के बाद 1423 का लेवल जैसे ही टूटा है वहां से अच्छी खासी डाउनसाइड डेवलप होना स्टार्ट हुई है, जिसका पहला टारगेट 900 रुपये करीब आता है। तो पहले राउंड की गिरावट तो अच्छी खासी हो चुकी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक आध दो हफ्ता कंसोलिडेट करके, क्योंकि एक हफ्ता हो गया कंसोलिडेशन का, सेकेंड वीक ऑफ कंसोलिडेशन चल रहा है, प्रोबेबली 2 वीक और कंसोलिडेट करेगा। बट जब भी इसका डाउनवर्ड लेवल टूटेगा, इसमें मोस्ट लाइकली जो फॉल आएगी वो वीकली स्विंग लो 930 रुपये तक तो इनिशियल फॉल आएगी। और मुझे लगता नहीं है कि 930 बहुत जल्दी ये प्रोटेक्ट कर पाएगा, बट 930 तक जरूर करेगा। तो फिलहाल 930 रुपये आते हुए दिख रहा है, वहां से एक शार्प बाउंस रहेगा, उसके बाद 930 तोड़ेगा। ओके ठीक है, तो ये तो बात होगी ओरिएंट टेक और केफिन टेक की, जहाँ पे हमारे दर्शक थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन सुभाष पांडे जी भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, जमुई बिहार से वो हमारे साथ हैं। सुभाष जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर। बहुत स्वागत है सर आपका मनी नाइन पर। बताइए कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ ठीक सर, पिछले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो वीवीएल को लिया था 493 पे। ओके। और तो सर उसमें वो 1 साल से उसमें लटका रहा है सर, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, ये एडजस्टेड प्राइस आप बता रहे हैं? जी, एवरेज प्राइस। तो 800 शेयर आपके पास वीबीएल के हैं, यानी कि वरुण बेवरेजेस के, और आपने ले रखे हैं 493 रुपये के भाव पर। और अभी तो आपको मुनाफा हो रहा है सर इसमें? हाँ सर, लेकिन वो लेने के 1 महीने तक ही चला था, उसके बाद से पिछले जनवरी फरवरी से लेकर अब तक वो ऐसे ही कंसोलिडेट कर रहा, बाद में अभी गिर भी गए हैं। नहीं, जो भाव मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है सर वो 542 रुपये का है। आपने 483 कुछ भाव बताया, तो आपको तो मुनाफा हो रहा है। जानना क्या चाहते हैं कि मुनाफा बुक कर लें या क्या करें? नहीं सर, आगे फ्यूचर के लिए जानना है सर। अच्छा, मतलब आप थोड़े से इस चीज़ को लेकर डाउट में हैं कि जैसे बाकी स्टॉक गिर रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, तो बुक कर लें या फिर अभी रुकें? जी जी। चलिए ठीक है सर, फेयर इनफ, अच्छी बात है। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद सर। ऐसे सवाल बहुत कम आ रहे हैं जिसमें किसी को नीचे के लेवल पे लिया हुआ स्टॉक उसमें मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफा बुक करें ना करें इस चीज़ को सवाल पूछ रहे हैं। तो सर ये कुछ सौभाग्यशाली हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं जिनको मुनाफा हो रहा है वीबीएल में, वरुण बेवरेजेस में। इनको ले लेना चाहिए मुनाफा? इनका सवाल ये है। देखिए इस स्टॉक में अगर आप देखें तो मेरे को याद है पिछले 4 महीने से मैं बता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। 667 के ऊपर नहीं जा रहा है। डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम बड़े आते हैं, अप कैंडल्स पे वॉल्यूम कम आते हैं। रेंज में बना हुआ है, फिर से ये रेंज के लोअर एंड पे आया है। 527 500 लोअर एंड ऑफ द रेंज है। इस बार बड़े वॉल्यूम से और बड़े वॉल्यूम से आया है। पुल बैक में अगर ये बहुत जल्दी से 577 निकाल लेता है तो फिर वापस से रेंज का अपर एंड 667 आएगा, वहां पे आपको निकल जाना है। अगर इस बार, क्योंकि तीसरी बार ये सपोर्ट हिट कर रहा है और जनरली फोर्थ टाइम में सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस वो टूट जाता है, तो अगर ये 520 के नीचे क्लोज करता है तो आपको आउटराइट एग्जिट कर देना चाहिए इस काउंटर से, क्योंकि पहला ही टारगेट इसमें 421 रुपए का बनेगा। बोलना मैं 420 चाह रहा था, लेकिन 2 बार टोक दिया गया हूं, तो 421 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। और अगर वो निकलता है तो अगला टारगेट 330 रुपए का बनेगा, जो वीकली पे 2 स्विंग लोज हैं। तो आपके पास लॉन्ग है तो रखिए, 520 के नीचे क्लोज करे, उसके बाद कतई स्टॉक में लॉन्ग नहीं रहना है। वर्टिकल ड्रॉप आना स्टार्ट होगी। और जिसको ये लगता है कि इतना गिर गया और कितना गिरेगा, आप टाटा मोटर्स को याद कर लीजिए। हम 1065 पे 660 रुपए की बात कर रहे थे, जो ऑलमोस्ट 660 रुपए पे खड़ा है। चलिए सर, रोक नहीं पा रहा हूँ मैं, पूछना बनता ही है। अब 420 वाला क्या खेल है? नहीं, 2 बार विवेक जी टोक दिए थे, जो 2 बार विपुल जी टोक दिए थे, और एक बार अभी पिछले शो में सुमित जी टोक दिए थे कि 420 बहुत आ रहा है नंबर, मैंने इसलिए उसको 421 कर दिया है। नहीं, उसमें रीज़न क्या है? 420 है तो है, नंबर तो नंबर है। पता नहीं मनी टाइम वाले टोके क्या दिक्कत है। देखिए आदमी
जब बाजार का मूड खराब होता है ना तो आदमी हर चीज़ में स्केप्टिसिज्म या फिर जो एक नेगेटिव चीज़ें हैं वो ढूंढने की कोशिश करता है। खैर मैं किसी के पर्सनली किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नंबर जो है वो है, आखिर ज़ीरो भी किसी ने ईजाद किया था तो ये नंबर आया ना। पहले तो एक से गिनती स्टार्ट हुआ करती थी, लेकिन फिर भी 420 है तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सर आपको निडर होके बेहिचक बोलना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैंने सर आपने भी शायद कई बार बोला है, कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बोलते हैं कि लेवल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो लेवल आ रहा है उसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सर देखिए, आपको अब तक कभी ऐसा लगा नहीं होगा कि कोई चीज में बना के बोलता हूँ, क्योंकि आपके ही शो पे कितनी बार ओला पे ट्रोलिंग हुई थी जब वो 100 रुपये पहुंचने लगा था कि पता नहीं इनको क्या दिख रहा है। ये सब कमेंट आप ही ने मेरे को बताया था कि देखिए आपकी ट्रोलिंग हो रही है। मैं तब भी कमेंट नहीं देखता था, मैं आज भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो व्यू है ना वो बायस्ड और इन्फ्लुएंस होने लगता है। मैं कभी नहीं देखता कि कौन क्या बोल रहा है, मैं सिर्फ ये देखता हूँ चार्ट क्या बोल रहा है। आप देखिए ओला वापस से नीचे आ गया, कितनी बार आप ही के शो पे डिस्कस हुआ था और अभी भी वो गिरता ही हुआ दिख रहा है। और ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स थे जहां पे पूरा मार्केट हर कोई एक तरफा तेजी बता रहा था, मुझे बाइंग क्लाइमेक्स दिख रहा था। लास्ट बजट में पीएसयू में कितनी ऑप्टिमिज्म थी, मैं तब भी बोला था कि भैया बाइंग क्लाइमेक्स हो रहा है, इससे जल्दी जल्दी निकलिए, पैसा बहुत बना है, बुक करना भी तो सीखिए सही समय पे। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहेगी, कई बार मैं आउटराइट भी ऐसी चीजें बोल जाऊंगा जो शायद लोगों को या दर्शकों को या एज एन एंकर आपको भी लगेगा यार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है तो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की, वो हमेशा ही बनी रहेगी। नहीं सर, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, मैं तो बल्कि आपको यही बोलूँगा। पता नहीं मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में या छोटा हूँ, मेरे पास हक है नहीं है कहने का है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा सर कि आप आउटराइट बोलिए, आप बेहिचक बोलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, क्योंकि जो राय आपकी है उससे उसी स्टाइल को, उसी शैली को ही लोग पसंद करते भी हैं, क्योंकि बेबाक बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर आप अनबायस्ड बोलेंगे, जैसी राय आपको दिख रही है चार्ट पर, जैसा व्यू दिख रहा है, अगर वैसा बोलेंगे और किसी का पैसा डूबने से या फिर पैसा टूटने से बचता है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और मैं जानबूझ के सर वो सवाल पूछता हूँ जो आप कहते हैं ना कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई स्टॉक ओला जैसा 95 पे होगा, आप कहेंगे 10 रुपये आ जाएगा, तो कोई भी आईब्रोज रेस करेगा, तो उसके पीछे की जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो हर कोई समझना चाहेगा। अगर वो लॉजिक, वो रीज़न अगर किसी को समझ आता है तो फिर आपको वो व्यू भी समझ आएगा। तो अगर आप किसी को लगता है कि ये हवा में बोल रहे हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन हाँ, अगर पीछे कोई ठोस रीज़न है, अगर उसको समझने की कोशिश करे और समझ आ जाता है, फिर जाहिर सी बात है फिर वो अपने पैसे गंवाने से बचेगा भी। क्योंकि ओला तो कल परसों ही हमने देखा सर 66 रुपये का लो बनाया, तब भी हमने बातचीत करी थी, आई थिंक मुझे याद है जब आप हमारे साथ ओपनिंग बज में जुड़े थे, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और इनफैक्ट सर दर्शक भी इस चीज़ को इससे इत्तेफाक रखते हैं। और क्यों? क्योंकि आप अविनाश कलगुंडे जी का आप देखिए जो सवाल हमारे पास आया है, वो कह रहे हैं कि नंबर 1 प्रोग्राम फॉर शेयर मार्केट निडर एनालिसिस अंशुन गुरुजी, हम आपकी रोज़ राह देखते हैं, आपकी राय बताइए टाटा पावर इरिडा लॉन्ग टर्म के लिए। तो सर लोग भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। खैर कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, जैसे आप कहते हैं ना सर कि कोई एक्सपर्ट होता है, अगर 10 में से 7 कॉल या 8 कॉल उसके अच्छे होते हैं तो वो फिर सही है। ऐसे ही अगर 10 लोग अच्छा बोलते हैं, 2 लोग खराब भी बोलें, मेरे हिसाब से तो सर ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे लिए भी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको फिल्टर करना पड़ता है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा सर, आप बेबाक रहिए और फिलहाल टाटा पावर और इरिडा पे लॉन्ग टर्म का व्यू दीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए एडा तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे खरीद के रखना चाहिए। 190 इसका बेस्ट बाइंग प्राइस था। अगर आपको उससे सस्ता मिल रहा है तो आपको, और ये मान लीजिए सोना सस्ता मिल रहा है, लेके रख लीजिए। ये हमने अपने क्लाइंट्स को 190 रुपए से हर 5 रुपए की डिप पे ऐड करने की सलाह दी है, और बहुत लोग ऐड भी कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके स्टॉक हमको 310 रुपए जो ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस होते हुए दिख रहा है। इतनी जल्दी मतलब इसका रिवर्सल अब तक आ जाना चाहिए था, वो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं अगेंस्ट रिन्यूएबल एनर्जी और ये सारी चीजें, उसकी वजह से इसको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई है, सेंटिमेंटल सेलिंग ज्यादा आई है। बट इवेंचुअली ये धीरे धीरे करके 211 और 233 ये जो दो रेजिस्टेंस है इसको पार करेगा और 310 के ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा। ये मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी रखा हुआ है और बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी हमने यहाँ पे खरीदवाया हुआ है। तो इटा तो बिल्कुल ब्लाइंड बाई है, करंट मार्केट प्राइस से आपको बाई करके 2 से 3 साल के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरा टाटा पावर भी अच्छे रेट पे मिल रहा है, 350-340 की रेंज में बाई करके छोड़िए। ऊपर 370 जैसे ये रिक्लेम करेगा, इसमें मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा 400 रुपए के लिए, और 400 के ऊपर ये अपने स्ट्रक्चर को रिक्लेम कर लेगा तो फिर 470 के टारगेट बनेंगे। तो दोनों स्टॉक हैं तो होल्ड कीजिए, बहुत ऊपर लिए हैं तो करंट मार्केट प्राइस से एवरेज कीजिए, नहीं है तो ये बिल्कुल बेहतरीन प्राइस है लेके 1.5-2 साल के लिए छोड़ने के लिए।